तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश विथ आरती और बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जो कि बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछता है। वो हाई स्कूल का बोर्ड का पेपर हो या इंटरमीडिएट का हो, दोनों के लिए लाभदायक है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरे टेंस का इसमें एक्टिव से पैसिव बनाना आज आप लोगों को सिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को पहचान करना सीखेंगे। इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये एक्टिव वॉइस में होता है। किसमें? एक्टिव वॉइस में होता है। और अगर पैसिव वॉइस का वाक्य मिलता है आपको तो उसमें इस एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है डू और डज। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आपको डू और डज याद रखना है। याद रहेगा। चलिए, यह हो गया एक्टिव वॉइस की बात। अब अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इस टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपको पैसिव वॉइस में यूज करना है। कहां पर? पैसिव वॉइस में आपको यूज करना है इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है यहां, सी प्लेज फुटबॉल। सी प्लेज फुटबॉल, यही सेंटेंस आपका है। और ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको कह रहा है पैसिव वॉइस में बनाइए। कैसे हम पहचानेंगे किस टेंस में है ये? सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें यस या यस भी जुड़ा होगा। प्लूरल के साथ यस यस नहीं जुड़ता है, आपको पता है ये। तो सी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये रहेगा। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यस या यस भी लगता है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर यस या यस लगा रहता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा और प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। अब देख लेते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। पैसिव के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। क्या हो जाएगा? द फुटबॉल। द फुटबॉल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। तो इस फुटबॉल एक वचन है आपका तो इज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई का प्रयोग तो करते ही है इज। ये प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। इज प्लेड। फिर लास्ट में बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव में क्या किया जाता है, आपको ध्यान क्या देना है? तीन चीज। एक सब्जेक्ट जानना है, इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसी को हम सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में लिखते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर उसके नंबर के अनुसार लिखते हैं। एक वचन है कि बहुवचन है तो एक वचन होगा तो इज, आई होगा तो एम, और प्लूरल बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सी का क्या हो जाएगा? हर। सी का हर हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। एक सेंटेंस और देखते हैं। दे ओपन द डोर। दे ओपन द डोर, ये एक्टिव वॉइस में है। क्या पहचान है एक्टिव वॉइस का? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा। ओपन, ओपेंड, ओपेंड ऐसे फॉर्म चलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, ये आपको याद रखना होगा, डू डज लगता है। क्या लगता है, डू डज लगता है। और जब इसका पैसिव बनाना शुरू करते हैं तो उसमें इज एम आर याद रखना है। क्या, इज एम आर। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कहाँ है, वर्ब के ठीक बगल। तो द डोर को आगे ले आएंगे, द डोर। अब ये द डोर एक वचन है तो इज लगा देंगे। इसके बाद उसका वर्ब तक थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ओपेंड हो जाएगा, ओपेंड। फिर लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, देखा, दम। और बाय चांस आपके सेंटेंस में अदर वर्ड भी दे रखा है तो आप बाय देम लिख करके अदर वर्ड लास्ट में लिख दोगे। पहले लिखना चाहते हो तो वर्ड के बगल लिख सकते हो, इसके बाद बाय लिख के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन बाय देम पहले लिख के अदर वर्ड को बाद में लिखिए। समझ गए। एक सेंटेंस नेगेटिव को आप लोग देखते हैं। देखो जैसे ही डज नॉट, he does not play, he does not play hockey, he does not play hockey। ये सेंटेंस आपका he does not play hockey। अब आपके वाक्य में क्या लगा है, डज नॉट। जब वाक्य में डू नॉट, डज नॉट लिखा हो तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। और इसके बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको मिले तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये हॉकी ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, हॉकी। अब हॉकी एक खेल का नाम है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, तो हॉकी इज। अब यहां देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां इज के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट प्लेड। इसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ही का हिम हो जाता है। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। कोई दिक्कत, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं। अब देखो ये हो गया नेगेटिव। एक सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव बताता हूं, इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि सभी टेंस को रिवीजन करना है इसमें। तो ध्यान से धैर्यपूर्वक इसको समझते रहेंगे आप लोग और अपने पेपर की बढ़िया से तैयारी करते रहेंगे। देखो जैसे एक सेंटेंस आ गया आपका नेगेटिव कहीं, जैसे डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी एक्टिव वॉइस में है, तो कैसे बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में। अब देखो डू पहले लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये आपका ऑब्जेक्ट है मी। मी को आप अगर कंफर्म नहीं है कि मी हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ लगाएं, तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट से पहले, तो ये सब्जेक्ट लिख लीजिए। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो आई के पहले आप क्या लगा दोगे, एम लगा दोगे, एम। इसके बाद आई, एम, आई। फिर हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यहां लिखना था, हमने यहां लगा दिया। अब क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। अब बचा क्या, बाई लगा के ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, यू का यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। समझ गए। अगर यही यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा होता, जैसे व्हाट डू यू, व्हाई डू यू हेल्प मी, व्हाई, ये क्वेश्चन वर्ड यही लिखा होता, व्हाई, क्या लिखा होता, व्हाई लिखा होता, तो आप क्या करते, ये व्हाई ऐसे उतार लेते। क्वेश्चन वर्ड अगर दिया रहेगा तो अपने जगह पे वो वैसे बना रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा, एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद फिर से देख लीजिएगा, एकदम श्योर है कि आपको क्लियर हो जाएगा। और अभ्यास भी कीजिएगा। सेंटेंस आप जब तक अभ्यास नहीं करोगे आपको समझ में आने वाला नहीं है, कोई कितना बढ़िया क्यों ना पढ़ाए। आगे देखते हैं हम लोग, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में
प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर मिलेगा और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। ये आपको एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब मिले तो समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो है। अब बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में आपको यही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी लगाना है, लेकिन इसके साथ आपको इज एम आर प्लस बीइंग लगा देना है पैसिव वॉइस में, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। ये आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला है। ठीक, अब यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं सब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, अभी एग्जांपल में आपको समझा देंगे। समझ जाइए, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब ही याद रखना है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर देखिए कि इज एम आर लिखा है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और पैसिव जब इसका बनाना है तो वही इज एम आर यहाँ भी लगेगा, लेकिन अलग से आपको बीइंग लिख के और जिस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आईएनजी इसका कहाँ जाता है, बी में आके जुड़ जाता है, बीइंग हो जाता है। समझ गए। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। क्या पहचान है एक्टिव वॉइस का, वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट है और देखो इज एम आर प्लस क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे, जो आईएनजी जो क्रिया है आईएनजी वाला, उसके बगल जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के रूप में पहले लिख लोगे, ऑब्जेक्ट को इसको सब्जेक्ट बना दोगे तो हो जाएगा ए सॉन्ग, एक वचन है, इज लगा दीजिए। अब पैसिव में क्या ध्यान देना है कि वहां इज एम आर लिखा हुआ था तो यहाँ भी इज एम आर लिखा जाएगा, अलग से बीइंग लिख देना है। क्या, अलग से आपको बीइंग फार्मूले में यूज कर देना है, और यहाँ इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग सेंग संग, तो हो जाएगा संग। फिर लास्ट में बाई लगा के ये जो सब्जेक्ट है इसको आप ऑब्जेक्ट बना दोगे, दे का देम हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक सेंटेंस और देखो, सी इज स्पीकिंग द ट्रुथ, शी इज स्पीकिंग द ट्रुथ। अब इसको हम आगे ले आएंगे, द ट्रुथ इज बीइंग, क्या होगा, पैसे में बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा, स्पीक स्पोक स्पोकन, बाई लगा के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, सी का हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो समझ गए। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव आता है, जैसे सी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, यहाँ नॉट लगा हुआ है तो यही इज एम आर के बाद आपको नॉट लगा देना है। समझ गए। ये सेंटेंस देख लो, इसी में जैसे सी इज नॉट लिखा है, सी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, तो जाएगा द ट्रुथ इज, यहीं पर इज के बाद आपको नॉट लगा देना है, इज नॉट बीइंग स्पोकन बाई हर। तो आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इज एम आर पहले लिखा हुआ है वाक्य में, मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य है, इज एम आर पहले लिखा हुआ है तो आपको इज एम आर पहले लिख देना है सब्जेक्ट के अनुसार। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब केवल आपको याद होनी चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब याद है तो उसका पैसिव बनाना आपके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि सभी टेंस में फार्मूले वही लगते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग रहता है। केवल हेल्पिंग वर्ब की परिवर्तन आप कर देंगे, बाकी रूल वही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको याद क्या रखना है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है। ये एक्टिव वॉइस का पहचान है। इसका ये एक्टिव वॉइस का पहचान है। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज हैव के साथ बीन लगेगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव वॉइस का पहचान है। मतलब पैसिव वॉइस का फार्मूला है ये। क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे, उसके अनुसार हैज हैव लगाओगे, फिर बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। यही ध्यान देना है, केवल हेल्पिंग वर्ब याद रखना है बस। अगर वाक्य में आपको हैज हैव मिल रहा है तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज हैव मिल रहा है वाक्य में तो पैसिव में हैज हैव के साथ बीन लगा देना है बस। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सीता हैज कुक्ड फूड, सीता हैज कुक्ड फूड, यही सेंटेंस है। तो फूड को आगे ले आएंगे तो हो जाएगा द फूड। अब ध्यान देना क्या है कि वाक्य में हमको हैज मिल रहा है, पैसिव बनाना है तो पैसिव में भी हैज हैव लिखना है। किसके अनुसार, जो हम सब्जेक्ट लिखे हैं, सिंगुलर होगा तो हैज बीन और आई बी यू दे प्लूरल होगा तो हैव बीन लिख देना है। तो द फूड एक वचन है तो हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लिखा ही रहेगा, कुक्ड बाई सीता, क्या है, सीता है तो सीता ही रहेगा। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। समझ गए। आगे देखो एक और, आई हैव ब्रोकन दिस ग्लास, आई हैव ब्रोकन दिस ग्लास, ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव बनाना है, क्या ध्यान देना है आपको, देखते ही सेंटेंस पहचान जाना है कि कौन टेंस है। तो हैज हैव लिखा देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव में हैज बीन हैव बीन हो जाएगा। दिस ग्लास को आगे ले आएंगे, ये वर्ब है, जो थर्ड फॉर्म लिखा है ये वर्ब है, इसके बगल ही ऑब्जेक्ट होता है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लिख लेना है। दिस ग्लास एक वचन है तो हैज बीन लगेगा, यहां जो लगा होगा वो यहां नहीं उतारेंगे, ये सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन हैव बीन लिखना है, ये बात ध्यान देना है। एक वचन रहेगा तो हैज बीन, आई बी यू दे रहेगा तो हैव बीन, मतलब बहुवचन के साथ हैव बीन। ये थर्ड फॉर्म आपको दिया ही रहेगा, इसमें खोजना नहीं है। ब्रोकन फिर बाई लगा के ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दोगे, आई का मी होता है, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। समझ गए। अब इसको नेगेटिव में भी एक समझ लेते हैं, जैसे आई हैव नॉट, यहाँ पर नॉट लगा है, क्या लगा है, यहीं पर मान लो नॉट लगा है, आई हैव नॉट ब्रोकन दिस ग्लास, तो नॉट कहाँ लगाओगे, हैज के बाद, माने हैज और हैज बीन और बीन के बीच में, कहा, मेन सहायक क्रिया को मिला के जाने हैज और हैव ही होती है, उसी के तुरंत बाद नॉट लगाना है, तब बीन लिखना है। समझ गए। ये नेगेटिव में लगाएंगे आप, यहाँ हैज के बाद नॉट लगाएंगे। अब मान लो वाक्य इंट्रोगेटिव हो, यही हैज हैव पहले लिखा हो तो यही हैज हैव को पहले लिख देना है, और बीन कहाँ लगाएंगे, बीन यही रहेगा, बीन सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। बात क्लियर हो गई। तो ये बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कुल मिला के प्रेजेंट टेंस का तीनों पार्ट खत्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट की। इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से। पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट में बताएं। पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं पास्ट टेंस, पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे बताइए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा रहता है, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। ठीक, ये आपका एक्टिव वॉइस का पहचान है। इसका एक्टिव वॉइस का ये पहचान है। क्या पहचान है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा मिले, कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो, उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं।
अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। समझ गए? ये एक्टिव वॉइस का पहचान है। और पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देना है, वाज वेयर के साथ, किसके, पैसिव वॉइस में वाज वेयर लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ये आपका पैसिव वॉइस का पहचान है। इसका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या करना है, वाज वेयर लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है, ये पैसिव बन जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी ओपेंड हर माउथ, सी ओपेंड हर माउथ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचाने? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, ओपन, ओपेंड, ओपेंड, ऐसे फॉर्म चलता है। तो सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है ना। अगर सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है और वाक्य ये जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट की कर रहे हैं। अब देखो, वर्ब के बाद ये हर माउथ लिखा हुआ है, इसको ऑब्जेक्ट बनाए को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर माउथ का हर माउथ ही रहेगा। हर माउथ सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, पैसिव बना रहे हैं। तो हर माउथ वाज, ये ओपेंड थर्ड फॉर्म में है, यही होता है। ओपेंड बाई सी का हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस है। ये आपका पैसिव बन गया। अब एक सेंटेंस हम निगेटिव देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, धैर्य से इसको देखिएगा। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आएगी ये तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें सब टेंस को हमको एक ही वीडियो में दिखाना है, जिससे आपका वीडियो बहुत बड़ी ना हो, ये भी ध्यान रखना हमको। चलिए आइए देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं निगेटिव की। जैसे आई डिड नॉट कट एन एप्पल, आई डिड नॉट कट एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव में है। कैसे है? पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव में है। देखो यहाँ डिड नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब डिड का प्रयोग किस टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और उसके बाद नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है ये। तो क्या करेंगे, वर्ब के बाद देखो क्या लिखा है, एन एप्पल ही ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आपको एक चीज बताना भूल गया कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं। क्रिया से ठीक पहले, वर्ब से ठीक पहले क्या और किसी से प्रश्न कर लीजिए, क्या काटते हैं पर कर लो। आई डिड नॉट कट, मैं नहीं काटा, क्या नहीं काटा, एन एप्पल, उत्तर मिला। किसे नहीं काटा, नहीं मिला। इसका मतलब क्या और किसी से प्रश्न कर लीजिए, उत्तर अगर मिल रहा है, जो उत्तर मिल रहा है वही आपका ऑब्जेक्ट है। और कुल मिला के ऑब्जेक्ट आपका वर्ब के ठीक बाद होता ही है, तो इसको आप सब्जेक्ट के रूप में पहले लिख लो। एन एप्पल यहां कर दो, एन एप्पल एक वचन है, पैसिव बनाने जा रहे हैं। ये वाक्य नेगेटिव है, यहाँ डिड नॉट लगा है तो यहाँ डिड नॉट लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में वाज वेयर लगता है। पैसिव वॉइस में क्या लगता है, वाज वेयर लगता है। तो एन एप्पल वाज नॉट, थर्ड फॉर्म कट का तीनों फॉर्म यही होता है, कट कट कट। एन एप्पल वाज नॉट कट बाई, आई का मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगी, पैसिव बन गया आपका। समझ गए? ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। एक इंट्रोगेटिव का दिखा देते हैं। जैसे डिड यू ओबे योर पेरेंट्स, डिड यू ओबे योर पेरेंट्स, ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। कैसे पहचान करेंगे, डिड हेल्पिंग और पहले लगा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो डिड यहाँ लगा है तो एक्टिव वॉइस में डिड लगता है, पैसिव वॉइस में वाज पे लगता है। किसके अनुसार, ओबे आपका ऑब्जेक्ट वर्ब है, इसके ठीक बगल ऑब्जेक्ट दिया हुआ, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता बहुवचन है, तो उनके अनुसार आप वेयर लगा दो पहले, वेयर। अब इनको यहां ले आओ, योर पेरेंट्स, वेयर योर पेरेंट्स। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ओबे ओबेड ओबेड, ओबेड, लास्ट में बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यू का यू हो जाएगा,
ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। समझ गए? इसको आप नोट कर लो। चलो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। ये आपका हो गया पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। अब बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको याद क्या रखना है, कैसे पहचान करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में? देखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आपको ये रखना है याद, वाज वेयर, और क्या, वाज वेयर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा। ये एक्टिव वॉइस का पहचान रहेगा आपका। किसका? एक्टिव वॉइस का पहचान रहेगा। वाज वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पैसिव में भी आपको वाज वेयर लगाना है। क्या लगाना है? यही वाज वेयर पैसिव वॉइस में भी लगेगा, और इसमें अलग से आपको बीइंग लगा देना है, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ये पैसिव वॉइस का पहचान है। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है। केवल हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कीजिए, बाकी तो आप जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। टेंस पहचानना सीखिए, हेल्पिंग वर्ब याद रखिए बस। तो ये बात क्लियर हो जाएगी ना। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगा देखना है, वाज वेयर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पैसिव में वाज वेयर के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रहेगा? आगे देखिए, एग्जांपल देखिए। जैसे सी वाज रीडिंग ए बुक। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे कौन टेंस है? वाज वेयर लिखा है, वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस है। तो दो ही कंटीन्यूअस का पैसिव बनता भी है, दो का मतलब एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, एक पास्ट कंटीन्यूअस का। बाकी जितने कंटीन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर में दोनों कंटीन्यूअस का, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। दो ही कंटीन्यूअस को आपको याद रखना है, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, एक पास्ट कंटीन्यूअस को। दोनों में हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव में बीइंग लगता है, यही ध्यान रखना है। तो ए बुक को आप आगे ले आओगे। ए बुक एक वचन है, वाज लगा दीजिए। क्या बनाने जा रहे हैं? पैसिव वॉइस, बीइंग लगा दीजिए, बीइंग। फिर इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, इसका आईएनजी इसमें आ गया, और इसका थर्ड फॉर्म रीड का रेड हो जाएगा। स्पेलिंग वही रहता है, उच्चारण अलग अलग करते हैं, रीड रेड रेड। बाई लगा देंगे, बाई, सी का हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट देख लो एग्जांपल। दे वेयर स्मोकिंग ए सिगरेट। दे वेयर स्मोकिंग ए सिगरेट। वह धूम्रपान कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। तो ए सिगरेट आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले आएंगे। ए सिगरेट एक वचन है, वाज लगा देंगे, पैसिव बना रहे हैं तो बीइंग लगा देंगे। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड, स्मोक्ड बाई, दे का देम हो जाएगा। क्या बन गया? ये आपका बन गया, ये पैसिव वॉइस बन गया। समझ गए? अब देख लेते हैं एक निगेटिव में। जैसे सी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। सी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, ये सेंटेंस है। तो अब देखो, वाज के बाद नॉट लगा हुआ है, तो आप निगेटिव में है, तो पैसिव में भी वाज के बाद नॉट लगा देना है, तब बीइंग लिखना है। ए लेटर को आगे ले आएंगे। ए लेटर एक वचन है, वाज, यहां नॉट लगा तो यहां भी नॉट लगा के तब बीइंग लिखना है, क्योंकि पैसिव में बीइंग लगता है। राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन हो जाएगा, रिटन बाई
सी का हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। बात क्लियर, समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, अब मान लो ये इंट्रोगेटिव में आ जाता है, यही आवाज पहले लिखा हो, जैसे क्या है, हाँ ये भी है पहले लिखा हो, वेयर दे स्मोकिंग ए सिगरेट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये आवाज पहले लग जाता है, वाज ए सिगरेट बीइंग स्मोक्ड बाय देम, क्वेश्चन मार्क लगा देते। ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की। किसकी? पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं भी मोटिवेट होता हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है कि आप लोगों के लिए कितना बढ़िया कंटेंट बना दूं, कितना बढ़िया वीडियो अपलोड कर दूं। ये मुझे भी खुशी होती है इस बात की, क्योंकि आप लोग मुझे मेरा सपोर्ट कर रहे हो। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें आपको क्या रखना है, इस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में लगता है, और पैसिव में हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में लगता है। एक्टिव में हैड देख लीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस है। कुल मिला के वाक्य में हैड मिले तो पैसिव में हैड बीन हो जाएगा, यही ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी हैड abused her father, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। सी हैड abused her father, आपको कुछ करना नहीं, वाक्य में हैड आपको दिख रहा है ना, तो पैसिव बनाना है तो पैसिव में हैड बीन हो जाएगा। सब्जेक्ट चाहे जो हो, हैड ही होती है कि हेल्पिंग वर्ब, तो हर फादर को हर फादर में ही चेंज कर देंगे। यहाँ आपको सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, चाहे जो सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड बीन लगाइए। अगर वाक्य में हैड लगा है तो पैसिव में भी हैड बीन हो जाएगा। इसका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा रहेगा, अब्यूज्ड बाई, सी का हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ये पैसिव बन गया आपका। देखो एक सेंटेंस निगेटिव का देख लो, जैसे दे हैड नॉट किल्ड ए स्नेक, एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव क्या बनेगा, ए स्नेक आगे ले आएंगे, यहाँ हैड नॉट कर देंगे, इसके बाद बीन लगा देंगे, क्योंकि पैसिव में बीन लगता है। क्या लगता है, बीन। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया ही है, किल्ड बाई, देखा देम हो जाएगा, देखा देम हो जाएगा, पैसिव बनके आपका रेडी हो गया। समझ गए? अगर वाक्य यही इंट्रोगेटिव में होता, मतलब हैड पहले लिखा होता, तो ये हैड पहले लगा देते। इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आप अगर नोट बना रहे हो तो उसमें नोट करके लिख लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। अब फ्यूचर में केवल आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का ही पैसिव बनाना है। किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का ही पैसिव बनाना है। फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनाना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें क्या रखना है आपको, जब वाक्य में आप देखो बिल सेल लगा हो, क्या लगा हो, बिल सेल लगा हो, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट समझिए। और इसका एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा। इसका पैसे जब बनाएंगे तो यही बिल सेल के साथ बी लगा देना है। क्या लगा देना है? बी लगा देना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। इतनी सी बात आपको याद रखना है। जब वाक्य में बिल और सेल देखो
तो पैसे में विल बी शैल बी लगा देना है सब्जेक्ट के अनुसार। आई बी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग कर देना है। जैसे एग्जांपल देखो, ही विल क्लीन हर, ही विल क्लीन हिज कर दो, ही विल क्लीन हिज रूम। ये आपका एक्टिव वॉइस में है। कौन टेंस है? विल लगा है, फ्यूचर टेंस में है, तो पैसे में भी विल शैल लगेगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। हिज रूम है तो हिज रूम आगे कर दो, हिज रूम, यहां भी विल लगेगा लेकिन पैसे में भी लग जाएगा। इसका थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा, क्लीन्ड बाई, ही का हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। समझ गए? एक सेंटेंस और वाला सेल वाला देख लेते हैं हम लोग। कैसे? जैसे आई सेल डिस्टर्ब, आई सेल डिस्टर्ब यू। ये सेंटेंस आ गया, आई सेल डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तो यू को आगे ले आएंगे, यू के अनुसार क्या लगाओगे? विल, और बी हो जाएगा। आई के साथ और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो यू विल बी डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, DISTURBED, डिस्टर्ब्ड बाई, आई का मी हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस बन गया। बात समझ में आ रही ना? एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर आई बिल और सेल के बाद नॉट लगा है, यहाँ बिल के बाद नॉट, यहाँ सेल के बाद नॉट, तो जो पैसे बना रहे हैं उसके साथ बिल सेल के साथ आप नॉट का प्रयोग यहीं करोगे, तब बी का प्रयोग करोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है। और फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं अब। कैसे? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर की बात अगर जब जैसी आती है तो उसमें हेल्पिंग और आपको विल सेल जरूर मिलेगा। और किस टेंस में है ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट है तो विल सेल के साथ हैव लगेगा, मिलेगा आपको। विल सेल के साथ क्या मिलेगा? हैव लिखा मिलेगा, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। ये एक्टिव वॉइस में लगेगा आपको। किसमें? एक्टिव वॉइस में। और पैसिव में विल सेल के साथ आपको हैव बीन लिखना है। जितना इसमें लिखा है उसी के साथ बीन जोड़ दो। वाक्य में विल हैव लिखा है, सेल हैव लिखा है, तो इसमें भी विल हैव सेल हैव लिख के बीन लगा दो और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। ये पैसिव वॉइस में करेंगे आप। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो एग्जांपल देख लेते हैं सीधा। जैसे ही विल हैव ऑब्जेक्टेड, ही विल हैव ऑब्जेक्टेड मी। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है विरोध करना, ऑब्जेक्टेड मी, तो विल हैव लगा हुआ है तो पैसे में भी विल हैव लगाना है या सेल हैव लगाना है, तो उसके साथ बीन जोड़ देना है। आई, मी का क्या हो जाएगा? आई के साथ आपको लगा देना है सेल हैव बीन। क्या? सेल हैव बीन। ऑब्जेक्टेड थर्ड फॉर्म है, इसको ऐसे लिख दीजिए, कुछ करना नहीं है। बाई, सब्जेक्ट को ही का हिम हो जाएगा, ये बना देना आपको पैसिव वॉइस। एक देख लो, सीता will not have teased us। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव बनाना है। टीज मतलब होता है चिढ़ाना, तो अस को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, हो जाएगा बी के साथ क्या लगता है? सेल, यहाँ नॉट लगा तो यहाँ भी नॉट लगा देंगे। पैसिव बना रहे हैं तो बीन लगा देंगे, बी सेल नॉट, सॉरी नॉट के बाद हैव के बाद बीन, इसके बाद थर्ड फॉर्म दिया ही है टीच्ड, फिर बाई और सीता का सीता। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। यह है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर कहो तो आपको इसमें मॉडल
का भी जो पैसिव वॉइस आता है उसको भी बता दें, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कहिए आप लोग तो बता ही देते हैं। थोड़ा सा अगर धैर्य या सब्र रखिए तो उसका भी प्रयोग मैं बता देता हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, थोड़ा सा वेट करिए। क्योंकि एक ही वीडियो में क्लियर रहे तो सबसे बेटर है, बार बार दूसरी वीडियो में ना जाना पड़े। देख लो, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब्र रखो थोड़ा सा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका ये जो विल, शैल और क्या कैन, शुड, कैन, कुड, शुड, ये सब जो होता है, कैन, कुड, शुड, मस्ट और वुड आदि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो अगर आ जाते हैं तो इनके साथ आपको क्या लगा देना है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में आपको विल दिखाई दे, शैल दिखाई दे, जैसा कि भाई फ्यूचर टेंस में आपको बताया गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में कि विल शैल फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा रहता था, पर इसमें विल भी शैल भी लगा देते थे। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मे भी होता है, मे होता है, माइट होता है और होते हैं। मैं सबका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, केवल इतना जानिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपको सेंटेंस में मिल रहा है तो उसके साथ आपको बी का प्रयोग कर देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस में आपको यूज करना है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल देख लो तभी आप समझ पाओगे। जैसे ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो अगर ये पढ़ लिए जान लो सब पढ़ लिए हैं। कैसे? जैसे he could broken break, he could break this window। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको कह रहा है पैसिव बनाइए। तो वाक्य में आपका कुड है ना, तो कुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो पैसिव में कुड भी हो जाएगा। इतनी सी बात है बस। तो दिस विंडो को आगे ले आइए, दिस विंडो, यहाँ पर कुड लिख के भी लगा देना है, इसका थर्ड फॉर्म लिख देना है, ब्रिक, ब्रोक, ब्रोकन। तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन बाई ही का हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ये आपका पैसिव बन गया। बात समझ में आ गई ना। तो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, मान लो एक शुड ले लेते हैं, जैसे आई शुड रिस्पेक्ट माई एल्डर, आई शुड रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। अब आपका यहाँ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य मिल रहा है तो सभी के साथ यही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करके उसके साथ बी लगा देना है। जैसे माई एल्डर्स है, माई एल्डर्स प्लूरल है, उससे कोई मतलब नहीं है। माई एल्डर्स शुड लगाइए, इसके बाद बी लिखिए, इसका थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। इसके बाद बाई लगाइए और आई का मी हो जाएगा। कि क्या बन गया आपका, पैसिव वॉइस बन गया। तो फ्रेंड्स ये था आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा और फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर लो और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इसको शेयर कर दो। यही आपसे मैं सपोर्ट मांगता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं।